नमस्कार, मेरा नाम है नील। आज का एडिटोरियल एनालिसिस द हिंदू अखबार से लिखा है एम.आर. माधवन साहब ने, जो कि पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च से जुड़े हुए हैं। कानूनों पर काम करने का काम है इस संस्था का मुख्यतः। किस कानून की बात आज ये संपादकीय कर रहा है? कई कानून कुछ राज्यों में लाए गए हैं जो लोकल जॉब्स को, लोकल नौकरियों को लोकल लोगों के लिए सीमित कर दे रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट लगा दी गई है कि ये नौकरियां आपको तभी मिलेंगी अगर आप इसी राज्य से बिलोंग करते हैं। कुछ राज्यों में कानून आए हैं, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, हम उनका जिक्र करेंगे। उस पर यह संपादकीय है। किन बातों पर फोकस करता है, ब्रॉड आउटलुक जान लेते हैं। पहले हाल की समस्या का जिक्र किया गया है, मामला हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि नहीं, ये सब बातें बताई गई हैं। फिर बताया गया है कि कोर में क्या है इस इशू के, यानी इस इशू के केंद्र में क्या है। कहा गया 3 संवैधानिक प्रश्न है सबसे पहले जो केंद्र में है। तो वो 3 संवैधानिक प्रश्न किन किन मूलभूत या मौलिक अधिकारों से जुड़े हैं, फंडामेंटल राइट से जुड़े हैं, हम उसकी बात जानेंगे। राइट टू फ्रीडम से जुड़े हैं, राइट टू इक्वलिटी से जुड़े हैं, और इसके अलावा जो 50% का दायरा सेट किया हुआ है कोर्ट ने रिजर्वेशन को लेके, कैसे ये रिजर्वेशन उसके पार भी जाते हैं, कोर्ट का क्या लॉजिक था, इस रिजर्वेशन का क्या लॉजिक है, इस बारे में बातचीत है। और इन सारी बातों के बाद अंत में है कि इस तरह की नीतियों का क्या असर कंपनियों पे पड़ सकता है, क्या असर उन राज्यों पे पड़ सकता है, केवल उस राज्य पे ही नहीं जहां पे रिजर्वेशन लागू किया गया है, दूसरे राज्यों पर भी इसका क्या असर पड़ सकता है। और तीसरा, भारत हमारा देश, इस पर इसका क्या असर पड़ सकता है, राष्ट्र राज्य की संकल्पना पर इन कानूनों का क्या असर पड़ता है। ये था ब्रॉड आउटलुक। बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही एक पिटीशन सुनेगा। किस बात पर सुनेगा? कि जो कानून लाया गया है, लोकल कैंडिडेट्स एक्ट, स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट, हरियाणा में कानून लाया गया है। 75% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में रिजर्व कर दी गई हैं उसी स्टेट के लोगों के लिए। इसमें कुछ नुएंसेस भी हैं, कुछ और तहे भी हैं कि वो नौकरियां 30,000 तक की नौकरियां होनी चाहिए। कुछ सेक्टर्स को उससे बाहर भी छोड़ा गया है, जैसे स्टार्टअप्स को उससे बाहर छोड़ दिया गया है। आईटी सेक्टर्स पे जो आधारित कंपनियां हैं उनको इससे बाहर छोड़ दिया गया है। डोमेस्टिक वर्क को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन इन सब दायरों को छोड़ दिया जाए तो मोटा मोटी बात वही है कि 75% प्राइवेट सेक्टर की सारी नौकरियों पर हरियाणा के लोकल लोगों का हक रहेगा, जिनके पास उस राज्य के डोमिसाइल का प्रूफ है। ये कानून है। ये कानून आया फरवरी 2021 में, इफेक्ट में आया जनवरी 2022 में। उसके बाद कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार इस रोक के खिलाफ जो हाई कोर्ट ने लगाई है, हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। अब इसी प्रकार के कानून, हरियाणा पहला राज्य नहीं है जिसने इस प्रकार का कानून पास किया है, इसी प्रकार के कानून आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी हैं। वहां पर भी इस तरह के कुछ मामले हाई कोर्ट्स में अटके हुए हैं। एक बात तो यहां संपादकीय ये भी कहता है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इंतजार करे हाई कोर्ट्स के निर्णयों के आने का, या फिर वो हाई कोर्ट के सारे मामलों को अपने पास बुला ले। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है? जी हाँ। तो हमारे काम की चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास 139A के अंतर्गत ये ताकत होती है, आर्टिकल 139A के अंतर्गत ये ताकत है कि वो देश के किसी भी दूसरी हाई कोर्ट में फंसे मामलों को सीधे अपने तक ला सकता है। कई उसमें कारण गिनाए गए हैं कि न्याय के लिए वो आवश्यक है, या फिर वो क्योंकि कई हाई कोर्ट्स में मामले हैं तो उसको लगता है कि सबको एक जगह पे बुला लिया जाए। इस प्रकार की कुछ चीजें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है आर्टिकल 139A के अंतर्गत। वही संपादकीय कह रहा है कि देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इंतजार करता है अलग अलग हाई कोर्ट्स के निर्णयों का, या फिर सारे मामलों को अपने पास बुला लेता है। लेकिन ये तो हो गई इंट्रोडक्शन की बात। बड़ी बात है कि मसला क्या है। संपादकीय कहता है 3 बड़े संवैधानिक सवाल हैं जो ऐसे कानूनों पर खड़े होते हैं। अब हम उनकी चर्चा शुरू करते हैं। पहला सवाल है जो आर्टिकल 19(1)(g) से शुरू होता है। आर्टिकल 19(1)(g) क्या कहता है? आर्टिकल 19(1)(g) कहता है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है। किसी भी प्रकार का रोजगार, किसी भी प्रकार का व्यवसाय कोई व्यक्ति अगर करना चाहे वो कर सकता है। ये कहने के बाद आर्टिकल ये भी कहता है कि कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो जनता के हित के लिए लगाई जा सकती हैं। तो अब ये एक्ट जो है
जब ये कहता है कि हम 75% रिजर्वेशन लगा देंगे कई सारी नौकरियों पर लोकल्स के लिए, तो ये व्यवसायों को अपना व्यवसाय जारी करने का जो उनका मौलिक अधिकार था, जो आर्टिकल 19(1)(g के अंतर्गत मिल रहा था, वो अधिकार उनसे छीनता है। अगर बात समझ नहीं भी आई है, उदाहरण से समझ में आएगी। इस प्रकार के कोर्ट केस 2002-2005 में हुए थे, जब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे कि भाई हमारे यहाँ रिजर्वेशन कैसे लगाया जा सकता है। अगर हम प्राइवेट संस्थान हैं, राज्य हमें कोई एड नहीं देता है, तो हमारे यहाँ रिजर्वेशन नहीं लगाया जा सकता। तर्क क्या दिया था कि ये हमारे फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, जो कि आर्टिकल 19(1)(g के अंतर्गत संविधान देता है, उसका हनन है। कोर्ट ने इस बात को सही ठहराया था जब तक कि कानून ही नहीं बदल दिया गया, यानी कि जब बाद में संविधान में अमेंडमेंट हुए। उन अमेंडमेंट्स के बारे में हम जानते हैं। आर्टिकल 15 के अंतर्गत कुछ अमेंडमेंट किए गए। 15 सब क्लॉज 5 लाया गया पहले, जिसके अंतर्गत प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी 2005 में रिजर्वेशन देना संभव बनाया गया। उसके बाद बहुत हाल ही में 15 सब क्लॉज 6 भी लाया गया था, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी फिर कानून बनाया गया। तो जब तक संविधान में ये संशोधन नहीं हो गए थे, आर्टिकल 19(1)(g के तहत प्राइवेट एंटरप्राइजेस इस बात का क्लेम कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है रिजर्वेशन को हम तक लाकर। संपादकीय वही बात कहता है। एक संवैधानिक प्रश्न वो है जो इस 75% रिजर्वेशन के सामने खड़ा है। दूसरा है कि जो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन है, अगर डोमिसाइल के आधार पर किसी को के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो वो आर्टिकल 16 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी के साथ भी राज्य भेदभाव नहीं करेगा किसी भी सिटीजन के साथ। किस आधारों पे? कई आधार गिनाए गए हैं। उनमें से एक आधार ये भी है कि उसके रहने के स्थान के आधार पर ये भेदभाव नहीं होगा किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उसको लेते वक्त। संपादकीय कहता है कि एक एक्सेप्शन उसमें दिया गया है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो कोई ऐसा कानून बना सकती है कि कुछ खास पब्लिक ऑफिसेस के लिए, यानी सार्वजनिक जॉब्स के लिए, सरकारी जॉब्स के लिए, कुछ खास सरकारी नौकरियों के लिए डोमिसाइल को अनिवार्य बनाया जा सकता है। लेकिन उसमें संपादकीय कहता है, ध्यान रखने वाली बात है कि यह केवल सरकारी नौकरी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए है, सरकारी नौकरी या सार्वजनिक उपक्रम के लिए नौकरी, एक चीज। दूसरा, इस लॉ को केवल पार्लियामेंट बना सकता है, संसद बना सकती है, कोई भी राज्य की सरकार नहीं बना सकती। हरियाणा वाला कानून प्राइवेट सेक्टर के लिए है और राज्य ने बनाया है। तो दूसरा बड़ा प्रश्न ये है। अब इसके बारे में भी जिक्र है कि इस प्रकार के कई केस हुए हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के डिसीजंस को कि डोमिसाइल के आधार पर सरकारों ने किसी जॉब में रिजर्वेशन लगा दिया है, इस प्रकार के डिसीजंस को खारिज किया है। वो उदाहरण हमारे बहुत काम के नहीं है। हमें बस वो संवैधानिक प्रश्न याद रखना है, हमें वो मौलिक अधिकार याद रखना है। तो यहाँ पर हमने पहला मौलिक अधिकार आर्टिकल 19(1)(g देखा, जिसके तहत इस प्रकार के जो राज्य के कानून हैं, ये लोगों के व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार का हनन करते हैं। फिर हमने आर्टिकल 16 की बात की कि किस प्रकार से पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी के भी साथ भेदभाव नहीं हो सकता किसी भी आधार पर। हालांकि केवल पार्लियामेंट इसमें कोई एक्सेप्शन जोड़ सकती है। इसमें एक चीज़ बात जो याद करने लायक है वो ये भी है कि ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए लागू होता है आर्टिकल 16, लेकिन फिर भी एक संवैधानिक सवाल तो खड़ा होता ही है। तीसरा सवाल ये है कि 75% रिजर्वेशन तो आज से कभी पहले सुना नहीं गया। अमूमन इसलिए भी नहीं सुना जाता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खास तौर पे इंदिरा साहनी केस में ये कह चुका है कि रिजर्वेशन 50% पार नहीं करना चाहिए। संपादकीय इस बात से डील नहीं करता, लेकिन हमारे मन में कई बार सवाल तो आता होगा कि 50% ही क्यों। तो इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये है कि संविधान इक्वलिटी की बात करता है, बराबरी और समता की बात करता है। रिजर्वेशन को एक इंटरप्रिटेशन ये भी मानती है कि ये समता लाने के लिए, इक्विटी लाने के लिए लॉन्ग टर्म में जरूरी है, लेकिन फिर भी इसकी लिमिट 50% इसलिए रखी गई है
क्योंकि ये एक एक्सेप्शन की तरह है, अपवाद की तरह है इक्वलिटी में, और लॉन्ग टर्म इक्वलिटी लाने के लिए सहायक है। लेकिन जब ये 50% क्रॉस करता है तो अपवाद नहीं रह जाता, यही नियम बन जाता है। अपवाद नियम पर हावी तो नहीं हो सकता, एक मान्यता है कि इसी चलते रिजर्वेशन को 50% के लिमिट के अंदर रखा गया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट कह भी चुका है कि पब्लिक सर्विसेज में रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, केवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में इसको बढ़ाया जा सकता है। राज्य सरकारों का या केंद्र सरकार का यह दायित्व होगा कि वो बताए एग्जैक्टली कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, वो विशेष सिचुएशन क्या है जब इस रिजर्वेशन को बढ़ाया जा रहा है। तो संपादकीय कहता है कि ये तो स्पेशल केस राज्य को दिखाना होगा कि वो कोई भी रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा क्यों दे रहा है। इस प्रकार के भी कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र में इस तरह के एक्ट आए जिनमें 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन ओवरऑल हो जा रहा था। महाराष्ट्र के केस में मराठों को जब ये रिजर्वेशन दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इसी आधार पर कैंसिल कर दिया कि भाई 50% की लिमिट क्रॉस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 50% की लिमिट, जैसा कि हमने जिक्र किया, इसलिए है कि जो इक्वलिटी का इनपुट, इक्वलिटी पर जो जोर है, बराबरी पर जो जोर है, ऑब्जेक्टिव है जो बराबरी का, वो पूरा होता रहे। और अगर हम उस लिमिट को ब्रीच करते हैं तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि हमारा समाज समता पर आधारित है। ऐसा लगने लगेगा कि हमारा समाज कानूनी रूप से भी जातियों पर ही आधारित है। जो हरियाणा का एक्ट है वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट 75% रिजर्वेशन हरियाणा के लोगों को देता है। संपादकीय सवाल पूछता है कि कोई भी रिजर्वेशन रिक्वायरमेंट प्राइवेट सेक्टर के लिए जितनी पब्लिक सेक्टर में है उससे भी ज़्यादा कैसे हो सकती है। भाई अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रिजर्वेशन पब्लिक सेक्टर में कभी भी 50% की लिमिट क्रॉस नहीं करेगा जब तक कि कोई बहुत विशेष स्थिति ना हो और राज्य स्पेशली उसको साबित ना करे कि ये स्थिति सच में बहुत विशेष है, तब तक तो प्राइवेट सेक्टर में कैसे ये 50% की लिमिट बहुत ज़्यादा क्रॉस होके 75% की लिमिट बन जा रही है। ये तीसरा प्रश्न था जो संपादकीय पूछता है। 3 संवैधानिक सवाल हमने जान लिए। अब सवाल आता है कि इसका असर क्या पड़ेगा। इसका असर कई चीज़ों पर पड़ेगा। पहले तो कि भारत एक राष्ट्र के रूप में भारत का क्या स्वरूप है, इस पर भी इसका असर पड़ेगा। यह भारत एक ऐसा देश है जिसको संविधान कहता है कि यहाँ के सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि वो देश में किसी भी जगह पर चाहे तो रह सकते हैं, जा सकते हैं, वहाँ रोजगार ढूंढ सकते हैं, वहाँ व्यवसाय कर सकते हैं। ये अगर हम बाहर के राज्य के बाहर से आने वाले लोगों के रोजगार पाने पर प्रतिबंध लगाते हैं, उनको रिजर्वेशन के माध्यम से रोकते हैं, तो ये संविधान के उन वायदों के खिलाफ जाएगा, वादा खिलाफी होगी। इसके अलावा जो लोगों का मौलिक अधिकार है कि वो देश में कहीं भी जाके बस सकते हैं, इस प्रकार के रिजर्वेशन उस मौलिक अधिकार का भी हनन करते हैं। और अगर ऐसी पॉलिसीज कई सारे स्टेट्स बनाने लगे, हमने देखा 3 स्टेट्स तो बना ही चुके हैं, तो इन वादों का मतलब क्या रह जाएगा संविधान में कि आप देश में कहीं भी जाके बस सकते हैं, कहीं भी जाकर रोजगार कर सकते हैं, अगर हर राज्य अपने पास इस तरह के कानून बना लेगा जो इन वायदों के सीधे सीधे खिलाफ जाते हैं। इसके अलावा इसके इकोनॉमिक नुकसान भी होंगे, आर्थिक नुकसान भी होंगे, क्योंकि कंपनियों के लिए कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसके सामने लेबर जो है वो लिमिटेड हो जाएगा। अभी तो कई जगहों से, कई राज्यों से लेबर आता है, कंपनियों के सामने भी सहूलियत होती है कि वो चुन सके। बेहतर कंपटीशन जब होता है तो कंपनियों को फायदा होता है, तो कंपनियों को नुकसान होगा। इसके अलावा जो राज्य पहले से गरीब हैं और कई कारणों से गरीब रह गए हैं, वहाँ के लोग उन्हीं राज्यों में फंस के रह जाएंगे, उन राज्यों से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे में भी एक राष्ट्र के रूप में भारत के विचार पर आघात होगा अगर लोग अपने केवल राज्यों में ही ट्रैप होकर रह जा रहे हैं। क्या ऐसे लोग, संपादकीय सवाल पूछता है, कि खुद को एक राष्ट्र का सदस्य मान पाएंगे अगर वो एक राष्ट्र में फ्रीली घूम नहीं पा रहे या सेटल नहीं हो पा रहे या रोजगार नहीं पा रहे। इसके अलावा संपादकीय ये भी कहता है कि कोर्ट्स को इन बातों पर विचार करते समय जो संवैधानिक प्रश्न हैं उन पर तो विचार करना ही चाहिए, ये भी सोचना चाहिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात संविधान में तो नहीं मेंशन्ड है, लेकिन केशव नंदा भारती जजमेंट में पहली बार
1973 में बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई। क्या कहा था कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में कि कुछ बिल्कुल ही मूलभूत और मौलिक चीजें जो है संविधान की एक्सप्लेन नहीं किया था, डिफाइन नहीं किया था कि क्या है वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसको नहीं बदला जा सकता। कोई भी कानून अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ जाएगा तो हम उसको खारिज कर देंगे, ये कोर्ट ने कहा था। संपादकीय कहता है कि कोर्ट्स को अब ये भी देखना चाहिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का ये खिलाफत तो नहीं कर रहा है, संपादकीय के अनुसार तो कर ही रहा है, क्योंकि भारत एक राष्ट्र राज्य के रूप में यूनियन ऑफ स्टेट्स है और इंडिपेंडेंट स्टेट्स का एक फेडरेशन नहीं है। आखिरी बात थी, अंतर क्या हुआ, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में कई राज्य आकर मिले और उन्होंने तय किया कि हम सब राज्य साथ रहेंगे, अपनी शक्तियों का कुछ कुछ हिस्सा हम एक केंद्र को दे देते हैं जो कि हमारा फॉरेन अफेयर्स संभाल लेगा, हमारा डिफेंस संभाल लेगा, हमारा कम्युनिकेशन संभाल लेगा, बाकी सब चीजें हम खुद संभाल लेंगे। ये अमेरिका था, वहां राज्य मजबूत हैं, केंद्र अपेक्षाकृत कमजोर है ज्यादातर मसलों पर। भारत में ऐसा नहीं था, भारत में एक सशक्त केंद्र है। भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स तो है लेकिन स्वतंत्र राज्यों का आकर समूह नहीं बना है। भारत में केंद्र के पास शक्तियां हैं और राज्यों के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अलग हो जाएं या फिर राज्य अपने अपने संविधान से नहीं चला करते। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक नेचर है भारत के राष्ट्र राज्य का संविधान में, कोर्ट्स को इसका भी ख्याल रखना होगा। ये कहकर संपादकीय अंत होता है। ये था आज का संपादकीय। मिलते हैं अगले हफ्ते सोमवार को नए महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।